हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपकी अभी दिवाली की छुट्टियां थी। होप सो कि बहुत अच्छी रही होगी आपकी सबकी दिवाली। और हमने छुट्टियों से पहले जो भी सारा का सारा काम किया था वो भी कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो धीरे धीरे से अपना सारा का सारा सिलेबस ऑन ट्रैक कर लो। तो आम का आज जो मैंने स्टार्ट करवाना है वो करवाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो आता है, सेक्शन वाइज बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस है सेक्शन ए का। तो जो सबसे पहले हमने करना है वो करना है सेक्शन ए में से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ज़्यादा बड़ा आपका है नहीं, ये थोड़ा सा ही है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले उसमें सेक्शन में। छोटे छोटे से आपके टॉपिक्स हैं, समझने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं। और ये जो मैं स्टार्ट करवाऊँगी, सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। देखो, मैं लाइन टू लाइन नहीं करवाऊँगी आपको। लाइन टू लाइन करवाने के लिए आप अभी बच्चे नहीं रह गए हो। मैं आपको चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगी, बट बुक में वहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है, वो बातें वो आपको खुद को देखनी है, ठीक है। इसलिए मैं, ऐसा नहीं है कि बुक की एक एक लाइन ही आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, इतना करवा रही हूँ, इतना वो कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है, पूरे चैप्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है। और एक करने का मेथड है आपका, वो मेथड समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से। और वो मेथड आपका दो चीज़ों पर अप्लाई होगा। वो दो चीज़ें आपको देखनी है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएगी। इसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है आपका, और ये भी मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें करवाती रहूँगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सिर्फ यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है। पहली बात तो आप ये पढ़ोगे कि बॉन्ड क्या होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। वैलेंस टर्म क्या है, कोवेलेंट क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्ड में आपने ये सारी की सारी चीज़ें सुनी हुई है। कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना होगा, आपका आयनिक इंट्रैक्शन सुना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले भी सुने होंगे आपने। तो ये इस तरीके के जितने भी आपको बॉन्ड आपको मिलते हैं, आप सर्च करके रखेंगे और आपसे ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी क्लास में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो कॉमन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पूछ रही हूँ, ये बहुत ही छोटे हिसाब की चीज़ें हैं जिनको अगर अभी नहीं आपने क्लियर किया तो बाद में ये कभी क्लियर होंगे भी नहीं आपके। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी यहाँ पर सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रखी है, तो देख लो यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ पर दे रखा है क्योंकि आपके सिलेबस में कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका सिलेबस में स्टार्ट होता है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपका एग्जाम के अंदर। तो उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आप इसे पढ़ोगे ज़रूर। ये देखो, ये यहाँ पर 3 टाइप की आपकी दे रखी हैं। इसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर दे रखी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैं करवाऊंगी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपकी आगे आती रहेगी, तो उनको भी हम करते रहेंगे। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट खुद करना है क्योंकि सेकंड ईयर में भी आप मेरे ख्याल से ये चीज़ पढ़ के आए हो। इसकी लिमिटेशन पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, कैसे शेप्स बनती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये सब की सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में आता है, इसे नहीं छोड़ना है आपको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला नहीं आता, बट लिमिटेशंस उसकी आपके सिलेबस के अंदर आ जाती हैं। तो जो मुझे करवाना है आपका वो करवाना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, CFT। तो ये जो आपके CFT है, यहाँ से मुझे आपको आपका सिलेबस
स्टार्ट करवाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये करवाऊंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी कि इस कॉन्सेप्ट में आखिरकार कहा क्या क्या गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मैं यहाँ पर CFT लिखती रहूँगी। तो जो आपकी CFT है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, या फिर किसने डेवलप की थी, या फिर किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था। तो इस CFT पर किसने वर्क किया था, उनके नाम बता देती हूँ। H. बेथे एंड V. ब्लैक। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डेवलप की थी। ये जो थ्योरी थी यहाँ पर, ये बिल्कुल किस पर बेस थी, मतलब इसका जो बेस था, जो इस थ्योरी का बेस है, उसमें इसको क्या कहा गया है कि जो आपके दो एटम हैं जो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, उसमें एक मेटल होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, लिगेंड होगा। तो आप ये भी सोच रहे होगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि ये जो बेस होता है ये किसका होता है, आपका ये होता है VBT का। और VBT क्या है, आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंस भी करके चलेंगे ताकि आपको दोनों में थोड़ा सा पता लगे कि आपके क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट होती हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, वैसे बेस तो देखो दोनों में यही होता है कि दो चीज़ें होती है, एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। इन दोनों की इंटरेक्शन जो होती है वो डिसाइड करती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए कहा गया है या फिर आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए कहा गया है। बेस तो दोनों के लिए यही आता है कि एक आपका मेटल है, एक आपका लिगेंड है, और इनकी इंटरेक्शन किस बेसिस पर है वो डिसाइड करती है कि ये CFT पर जाएगी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात बोल दूँ कि जो इंटरेक्शन है, आपकी जो इंटरेक्शन है वो क्या है, प्योरली कोवलेंट। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि कोवलेंट टर्म क्या होती है। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन तो मैं पूछती रहती हूँ, तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। पहली बात तो बॉन्ड ही क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्योरली इसमें जो इंटरेक्शन होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, अगर आपकी जो इंटरेक्शन है वो प्योरली कोवलेंट हो तो वो आपकी VBT के अंदर जाती है। बट अगर इंटरेक्शन जो है इन दोनों की वो क्या हो, आपकी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, तो ये आपकी किस में जाती है, ये आपकी जाती है CFT के अंदर। तो ठीक है, बेस तो आपका ये हो गया कि मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पर बेस के बाद आपके इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है। तो वो इंटरेक्शन आपकी कैसे होगी, या तो वो कोवलेंट हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है। कोवलेंट होगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, और अगर इंटरेक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो वो CFT के अंदर आती है। तो अब इसे ही हम आगे आगे एलाबोरेट करते रहेंगे। ये जो थ्योरी है ये आपकी किस चीज़ पर बेस्ड होती है कि जो मेटल है और लिगेंड है वो आपके कैसे बिहेव करते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करते हैं, और जो उनके बीच में इंटरेक्शन होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, ये इसकी एजम्पशन भी है। आपकी बुक में ये वाला टॉपिक एजम्पशंस के नाम से होगा या फिर बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से होगा, तो वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बताती जाऊँगी। और अगर आपको नोट करना है, अगर अपने नोट्स बनाते रहोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बुक से सारा कुछ आपको एकदम से नहीं आता, क्योंकि बुक में बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी होती हैं। तो अगर आप ऐसे करते हुए अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो करते हैं, लेक्चर बहुत हो गया। तो आपके जो CFT के assumptions हैं, आपके CFT के रूल्स हैं, या फिर इसमें जो आपको चीज़ें बताई गई हैं बेसिस जो है, उसमें सबसे पहला क्या आता है कि जो आपके मेटल और लिगेंड है, मेटल एंड लिगेंड, M और L से समझ जाना, जो मेटल और लिगेंड है दे एक्ट्स
एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करेंगे और इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है उसमें आपके दो केस आते हैं, आगे फर्दर दो चीज़ें आपको बताई जाएंगे। तो आगे फर्दर दो चीज़ों में आपके कौन कौन सी आएगी, उसमें आ सकता है लीगेंट के बारे में। अब देखो मेटल तो आपको पता है ये क्या होगा, एम पॉजिटिव। ठीक है, अब जो इसके पास लीगेंट जो है ये अप्रोच करेगा, जो इसके पास दो केसेस हैं यहाँ पर। वो क्या क्या है, या तो जो आपका लीगेंट है वो फर्स्ट केस नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होएगा तभी तो पॉजिटिव के पास जाएगा ना वो, तो ये चीज़ तो आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। सेकंड इसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका लीगेंट है ये क्या हो, न्यूट्रल। अब किसी के माइंड में अगर ये आता है कि ये पॉजिटिव हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट होना चाहिए। तो दिस केस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपके दो केस आ जाते हैं। अब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव में भी आपके कौन कौन से आ सकते हैं, नेगेटिव जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनाइंस बोलते हैं। तो उनमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे कि ब्रोमीन हो गया आपका, जैसे कि आपका साइनाइड हो गया आपका, ये इस तरीके के आपके अनाइंस आ सकते हैं। और न्यूट्रल में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया आपका, अमोनिया हो गया आपका, CO हो गया आपका। तो इस तरीके के आपके आते हैं। अब आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो आपके न्यूट्रल लीगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल पर, तो ये क्या हो गया। अब देखो ये तो है, इस पर क्या है, हमने अभी अभी ये बोला है कि जो मेटल और लीगेंट है वो एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करते हैं। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, तो पॉइंट चार्ज हुआ ही नहीं। तो ये क्या करेगा, जब ये इसके पास जाएगा तो ये अभी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, न्यूट्रल, आपका कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर, इसको ये बैलेंस कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पर क्या होता है, जैसे ये इसको अप्रोच करने लगता है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी शेप चेंज करने लग जाता है, और इस तरीके से हो जाता है। जो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरीके से जो अपने आप को बैलेंस किए हुए थे ना, वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपना इस तरीके से होने लगेंगे, और होते होते वो इस तरीके से हो जाएंगे, ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इस तरीके से जब आपका बिहेव करता है लिगेंड, तो इसको क्या बोलते हैं, डायपोल इंटरेक्शन। ये तो सबको पता ही है, ये क्या हो गया, डायपोल बन गया आपका। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी बनेगी वो क्या होएगा, इसका नाम यहाँ पर इस इंटरेक्शन का जो नाम है वो क्या होएगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन। एक तो सिंपल वाली होती है, एक आपका पॉजिटिव है मेटल है, और एक आपका नेगेटिव है, ये इसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इसका क्या नाम होता है आपका, आयन आयन इंटरेक्शन। और आपने तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर जो CFT में है वो आपको इतना ही करना है, इतना ही बहुत है आपके लिए। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर बता देती हूँ कि आप कुछ टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। उसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास एक M पॉजिटिव मेटल होगा, और आपके पास क्या होगा, लीगेंट होगा। या तो वो नेगेटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। दिस इज मेटल। अब आपको पता है कि जब ये इसके पास यहाँ पर अप्रोच करेगा, तो जो आपका मेटल है इसके पास जो d ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होने चाहिए,
वैकेंट आपके डी ऑर्बिटल्स कुछ होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर क्या हो जाएंगे, डोनेट होंगे, और ये इसके साथ लिगेंड क्या बना लेगा, अपना इंटरेक्शन करके अपना बॉन्ड बना लेगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि आपके पास क्या है, एक मेटल है, ये मेटल की डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि कितनी होती है, 5। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, नाम तो आप सबको पता ही होंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूँ, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², और लास्ट आपकी DZ²। ये आपकी 5 होती है, इनकी शेप्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इनमें क्या होता है कि ये अभी एक एनर्जी लेवल पर है, ये जो है ये आपके क्या है, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स है। तो यहाँ पर जब मेटल के पास कोई भी लिगेंड नहीं है, यहाँ पर लिख रही हूँ नो लिगेंड, आपके सारा का सारा जितना भी आगे चैप्टर का बेसिस है वो इसी आपके कॉन्सेप्ट पर है, तो इसको ध्यान से समझे। अभी मेटल क्या है, आपके डी ऑर्बिटल जो है मेटल के, उसके पास कोई लिगेंड नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ऑर्बिटल्स अपने एनर्जी लेवल में पड़े हैं, सेम एनर्जी लेवल में है सारे के सारे। जब आपका सेम एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। ये क्या है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल की। अब क्या हुआ, जैसे जैसे लिगेंड पास आने लगा, मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी। ये आपका मेटल है और ये यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है। तो क्या हो रहा है कि जो आपका लिगेंड है, जो लिगेंड है मान लो वो सिमेट्रिकल वे से मेटल के पास अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जो डी ऑर्बिटल्स है जब नहीं कर रहा था अप्रोच, तो क्या थी आपकी, डीजेनरेट थी, एक सेम एनर्जी लेवल में। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होना ऑर्बिटल्स का, तो वो क्या थी, एक एनर्जी लेवल पे थी। जैसे जैसे आपका जो लिगेंड्स है ये मेटल की तरफ अप्रोच करने लगे, तो क्या हुआ, जो डी ऑर्बिटल्स थी उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ने लगी। ठीक है, ये देखो उनकी सेम अगर उससे वो करे अप्रोच, मतलब सिमेट्रिकल वे से अगर अप्रोच करे तो क्या होगा, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सारी की सारी अभी भी क्या है, डीजेनरेट है, पर आपके हायर लेवल पर डीजेनरेट है। अब यहाँ पर अभी भी क्या है, ये डीजेनरेट। अब क्या होगा आपका कि जैसे जैसे और लिगेंड पास आने लगा तो मॉलिक्यूल जब इस पर बनने लगा, फॉर्म होने लगा कि ये जो लिगेंड्स है ये इसकी तरफ अप्रोच करने लगे, तो ये कोई शेप भी तो लेंगे। आपको तो पता ही है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सब में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि मॉलिक्यूल एक शेप बना लेता है। तो ये जो शेप है यहाँ से ये क्या होता है, ये कब आने लगती है, जैसे जैसे ज़्यादा पास आने लग जाता है, ये जो डी ऑर्बिटल्स होती है अपनी शेप चेंज कर लेती है ताकि आपके लिगेंड्स उस पर लग सके। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपकी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स है, तो जैसे जैसे लिगेंड पास आने लगता है पहले तो इनकी इंटरेक्शन आपस में बहुत अच्छी होती है, ठीक है, पहले ये मित्र अच्छे होते हैं आपस में। तो जैसे जैसे सारे के सारे मतलब लिगेंड आने लग जाते हैं दूसरे, और आपके जनता आने लग जाती है, आपके मान लो आपके ग्रुप के पास कोई और जनता आने लगे, तो आप क्या होएगी, पहले आपके सबकी क्या होएगी, ग्रुपिज्म होएगी कि नहीं हम सारे के सारे इनसे दूर जाएंगे। तो वो दूर जाते जाते क्या हो गए, हायर एनर्जी स्टेट में ऊपर पहुंच गए, पर फिर भी वो क्या थे, एक दूसरे के साथ थे। अब क्या होता है इन ऑर्बिटल्स के साथ कि जैसे जैसे लिगेंड और पास आने लग जाते, मान लो 1 से बात करी, 2 से बात करी, 3 से बात करी, तो वो उनको अपने पास खींचने लग जाते हैं। मतलब जो ये यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल में प्रेजेंट थे, फिर इनका आपस में क्या होने लग जाता है,
रिपल्शन होने लग जाता है। अभी तक तो यहाँ पर क्या था, ये रिपल्शन यहाँ पर जाकर होगा, अभी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी तक तो क्या थी कि इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा थी बजाय के लीगेंट जब इनके पास अप्रोच कर रहा था उसकी, ये इसको तो रिपेल कर रहे थे। पर जैसे जैसे लीगेंट ज़्यादा अप्रोच करने लगा, इनकी आपस की इंटरेक्शन बिगड़ गई और ये आपस में क्या हो गए, रिपल्सिव हो गए। और इन डी ऑर्बिटल्स ने लीगेंट को अपना दोस्त मान लिया। अब लीगेंट को अपना दोस्त मान लिया तो क्या हो गया, ये पेयर अप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये इस तरीके से दो गुटों में बट जाएंगे। अब ये जो दो गुटों में बटे हैं, इनका नाम आ जाता है, एक तो आता है आपका EG, एक आता है T2G। जहाँ पर आपका G फैक्टर आता है, ये किसके लिए होता है, सिमेट्रिकल के लिए होता है, इसको याद रखें। जहाँ पर कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल बनता है वहाँ पर G टर्म यूज होती है। तो ये जो केस होगा आपका, ये सिमेट्रिकल के लिए होगा। अब देखो दूसरी अरेंजमेंट भी तो हो सकती है कि ऊपर 3 हो नीचे 2 हो, ये वाली अरेंजमेंट सिमेट्रिकल नहीं होती है, इसके लिए इसका नाम होता है T2 और E। ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। एक यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में जो आपको पता होना चाहिए। अब ये मैंने देखो ऊपर डायग्राम बना रखा है आपका पहले से ही, तो मेरे ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इस चीज़ को समझो, ये जो इसकी डिवीज़न हो जाती है यहाँ पर, ये क्या होता है आपका बैरी सेंटर। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये है आपका बैरी सेंटर, इसको याद रखेंगे आप। तो ये इस तरीके से होता है। अब इनकी भी कुछ वैल्यू होती है, वो आपकी पूरी मिला के, तो ये देखो ये है इस तरीके से, ये वाली 6DQ और ये वाली 4DQ। जब इनमें हो गए बैरी सेंटर के साथ, इनका जो आपका एनर्जी डिफरेंस है वो 4DQ और इसका 6DQ, और टोटल जो होता है वो होता है आपका इज इक्वल टू 10DQ ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब देखो ये क्या करता है, ये दो शेप चूज करता है। अब ये दो शेप कौन सी हो गई, ये इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी दो है यहाँ पर, ठीक है, या तो वो सिमेट्रिकल में जाएगा या फिर अनसिमेट्रिकल में जाएगा। तो जो सिमेट्रिकल वाला है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, और जो ये वाला होता है, ये वाला होता है आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये दोनों के दोनों शेप आपको पता है। तो ये कैसे बनी है, ये देखो यहाँ पर आपको ये ही पता लग रहा है। तो ये देखो, अब आपको इतना भी पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी होती है। 4 तो आपके प्लेन में होते हैं, एक और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ डिफाइन, तो ये आपका बायपिरामिडल वाला शेप आ जाता है। ऊपर भी एक पिरामिड बनता है और एक नीचे आपका पिरामिड बनता है। तो उस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि एक ऊपर होता है और 3 जो आपके वो है वो नीचे होते हैं सारे दूसरे। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है कि ऑक्टाहेड्रल कैसे आता है और टेट्राहेड्रल कैसे आता है। इनमें जो लीगेंट के जो लीगेंट आपका डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी तक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आपका डिफाइंड होना चाहिए सारी की सारी चीज़ें। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये 10DQ का आपका एनर्जी का डिफरेंस होता है। इनको आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लें, समझ लें, कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा लें। उसके बाद एक लेक्चर आपका होगा ऑक्टाहेड्रल पर और एक होगा आपका टेट्राहेड्रल पर। बस आपके 2 लेक्चर और लगेंगे और आपका ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक थोड़ा सा वैसे इसमें स्क्वायर उसका भी बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर का भी आ जाता है, बट स्क्वायर प्लेनर का आपको डिफाइन करना नहीं आता, बस स्ट्रक्चर कैसे बनता वो आता है। तो वो मैं आपको वैसे बता ही दूंगी। बट अभी के लिए ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आखिरकार होता क्या है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।